गाइडलाइंस को फॉलो कर लिया, सीबीएसई के भी गाइडलाइंस को फॉलो कर लिया, ठीक है, बना दिया खिचड़ी, पका दिया खिचड़ी। कभी भी कोई चीज कंपनीज एक्ट के रूल में आ जाती है, ठीक है, उसके बाद उसको वही रूल फॉलो करना चाहिए। और रूल कहता है भाई कि आप डीआरआई बनाओ, डीआरआई रियलाइज करो, डिवेंचर्स रिडीम हो गया, दैट्स इट। उसके बाद जब डिवेंचर्स रिडीम कर लो तो भाई डीआरआर को डिवेंचर्स जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, और जो साल भर का इनकम या एक्सपेंसेस है उसको एसटीएल में ट्रांसफर कर दो। वो दोनों 31 मार्च को। अब आप 31 मार्च को किसी को ऊपर कर दो, किसी को नीचे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी सब कुछ कब हो रहा है? 31 मार्च। कल आपने भी सवाल किया था, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, 31 मार्च को होना है, 31 मार्च को हो रहा है, कोई दिक्कत? डिविडेंड टैक्स कौन सा एक्टिविटी है? डिविडेंड टैक्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड टैक्स सीबीटी है, डीबीटी है, डीबीटी पढ़ाया था ना, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं पढ़ाया, ब्लडली आपको बोल देते नहीं पढ़ा, ठीक है भाई साहब, बीएसटी में आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं पढ़ाया कि जब कोई भी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसको 15.083% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता है। बाबू पढ़िए पलट करके, हम बहुत कुछ पढ़ा देते हैं, आप सीधे बोल दीजिएगा नहीं पढ़ाने में थोड़ी हो जाएगा, बिल्कुल वही डिविडेंड टैक्स है। तो डिविडेंड टैक्स कब पे करना पड़ रहा है? अगर डिविडेंड पे कर रहे हो तो डिविडेंड टैक्स पे करना पड़ रहा है, इसका मतलब कौन सी एक्टिविटी? हम लोग बार बार बनाएंगे डीआरआई। हाँ बिल्कुल, आप डीआरआई बनाइए, डीआरआई रियलाइज कीजिए, आगे बढ़िए। सर जो बैलेंस कैरी करने के बोला डीआरआई का रियलाइज नहीं करना, बैलेंस कैरी करना। सर थर्ड ईयर से 2 ईयर कैरी किया है, थर्ड ईयर एक्सेस डीआरआई है, उसे कम डीआरआई थर्ड ईयर के डिविडेंड में, तो सर उसको सेकंड ईयर में 31 मार्च है उसी में रिडीम कर देना डीआरआई, एक्सेस अमाउंट है उसी में रिडीम कर देना। आपको देखिए, हम तो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं आपको कि वो जो भी कर रहा है, ठीक है, आप सीधा सीधा एक ही काम कीजिए, डीआरआई बनाइए, डीआरआई रियलाइज, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में आपको कोई एक ऐसा इंस्ट्रक्शन दे देता है कि आपको डीआरआई रियलाइज नहीं करना, ठीक, तो आप मत रियलाइज नहीं, तो हम अपने मन से कैसे करें? जो रूल कह रहा है हम वही काम करेंगे ना। तो वही तो हम तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बुक क्या कर रहा है बेटा, बुक थोड़ा सीबीएसई का गाइडलाइन भी फॉलो कर रहा है, हाँ, प्लस एक बात ये भी किया है कि बुक ने प्रीवियस चीजों को कहीं कहीं रिवाइज भी किया है, ठीक है, उसमें भी दिक्कत आ रही है कहीं कहीं, तो आप बस उस रूल को फॉलो कीजिए, रूल हम आपको बता रहे हैं, और पेपर में खुद ही बना हो गया बात खत्म। कंपनीज एक्ट में उतनी ही बात लिखी है, ठीक है, बाकी जितने इफ और जितने बट निकाल रहा है कोई भी ऑथर, ठीक है, वो अपनी समझ से निकाल रहा है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है उसके लिए, ठीक है, अगर कोई ऐसी बात होती तो टेक्स्ट में भी उसको पढ़ाता ना, ठीक है, टेक्स्ट में पढ़ा नहीं रहा है लेकिन इलस्ट्रेशन में कर दे रहा है, तो भाई कहीं से एक्सप्लेन करोगे ना चीज़ों, तो बस नोट लिख देने से थोड़ी होगा। बना हुआ है और हर ये 45 का जरूरत है, तो वो 15 एक्सेस डीआरआई कर, हाँ, तो उसको रियलाइज कर लिया होगा, उसको फर्स्ट ही डेट पे रियलाइज कर लिया होगा, उसी दिन रियलाइज कर लिया होगा, वो थर्ड ईयर तक बढ़ा ही नहीं, उसी दिन रियलाइज कर लिया होगा, ठीक है। देखो, अगर नॉर्मल अकाउंटिंग प्रोसीजर से जाओगे तो वो गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन रूल के हिसाब से गलत है, ठीक है, रूल तो आपको यही कहता है कि भाई जितना है उसका 15% बनाइए, उसको रियलाइज कर लीजिए, और आपको बोर्ड में आप निश्चिंत रहिए, आपको ऐसा कोई टप्पा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, जिसमें आपको समझ में ना आए कि उसको किस तरीके से बनाना या रियलाइज करना है, ठीक। और एकदम आप चीजों को एकदम सिंपल लेकर के चलिए, जहाँ रूल है, रूल में चीजों को बस इधर उधर बहुत ज्यादा मत कीजिए। चलिए, यहाँ पे जो चीजें पढ़नी है अभी उसको पढ़ लें, ठीक है, और अब कॉम्प्लिकेटेड सा एक टॉपिक, एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक कंप्लीट किए हैं, एक दूसरा ही कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स और इनकम टैक्स पेड दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। पहले तो ये समझिए कि ये दोनों चीजें अलग, आप दोनों वहां से रुके हुए यहाँ आइए, आप चिराग और हर्ष यहाँ पे आइए, दिखता ही नहीं है बिल्कुल, पीछे फेस टू फेस कॉन्टेक्ट ही नहीं होता, समझ ही नहीं आता है क्या होता है, ठीक है। रौनक बाबू तुम थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, या तुमको भी अगर आगे आना तुम भी आगे चले जाओ, इन दोनों के साथ
अभिराज, अच्छा ठीक है, अभिषेक, हाँ ठीक है, ऋषभ, ऋषभ, हाँ ठीक है, विशेष और विशेष, सुहानी और सुहानी। क्या कर दिया? सुहानी आ रहे यार। अच्छा सुहानी, डर गया। तो प्रोविजन फॉर टैक्स और टैक्स पे करना दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स हम बनाते हैं बिकॉज इनकम टैक्स एक सर्टेन लायबिलिटी है। ये आपको समझ में आता है कि इनकम टैक्स एक सर्टेन लायबिलिटी कैसे? क्योंकि इनकम होगा तो आपको टैक्स पे करना ही करना। ठीक, अब जब आपको ये समझ में आता है कि इनकम टैक्स सर्टेन लायबिलिटी है तो प्रोविजन बनाया जाएगा। अब यहाँ पे भी 2 साल का खेल है, ध्यान से समझिए, क्योंकि इनकम टैक्स आप पे करेंगे करंट ईयर में, जो आप इनकम टैक्स बेटा पे करेंगे वो इनकम टैक्स आप करंट ईयर का नहीं पे करेंगे। आप बताइए कौन से वाले साल में? क्योंकि 31 मार्च के बाद फाइनल होगा, आप प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे, आप एप्रोप्रिएशंस करेंगे, ट्रांसफर करेंगे इनकम टैक्स का तब। और इससे पहले क्योंकि आपको इस बात की सर्टेनिटी है कि यू हैव टू पे द इनकम टैक्स, फॉर दैट यू विल मेक द प्रोविजन। ठीक है, आप प्रोविजन बना के रखेंगे क्योंकि लास्ट में अचानक से प्रॉफिट के ऊपर ब्लेम ना आ जाए, प्रॉफिट के ऊपर कवर ना आ जाए, उसके लिए आप पहले से क्या बना के रखेंगे? प्रोविजन फॉर टैक्स बना के। तो अगर 2 साल की बैलेंस शीट आपको दी होगी तो आपको 2 साल का प्रोविजन भी दिखाई देगा। अगर आपके पास में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको बैलेंस शीट दी होती, एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है करंट ईयर। तो अगर मैं बोलूं कि प्रोविजन फॉर टैक्स आपको दिया हुआ है पिछले साल का, क्लियर है? तो माउस चला दो, माउस पैड पे से हाथ कर दो, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स आपको दिया हुआ है पिछले साल और एकदम बिना बुद्धि चलाए, बिना विवेक चलाए आपको और कुछ नहीं दिया हुआ है, तो क्या अज्यूम कर लीजिए? बिना बुद्धि विवेक चलाए एकदम ब्लंटली क्या अज्यूम कर लीजिए कि प्रोविजन जितना पिछले साल हम बनाए थे, बोलो ना, उतना इस साल मैंने क्या कर दिया होगा? इनकम टैक्स पे कर दिया होगा। क्लियर है? और इनकम टैक्स पे किया होगा तो कैश क्या हुआ? कम हो गया होगा। मतलब ये किसी भी एक्टिविटी में क्लासिफाई हो, कैश यूज्ड है या कैश आउटफ्लो है। मेरे एक बात को पकड़ते चलना, यहाँ तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? आप डिफाइन नहीं समझ में? प्रोविजन जो हम इसका ये पे कर दिए वो बैलेंस में किस शो का है? और सब प्रोविजन पिछले साल का दिया हुआ है उसको हो रहा है, हम उसको मान लेंगे इसे पे कर दिए तो उसको का है? अरे गजब बात करते हो यार। पिछले साल की बैलेंस शीट में प्रोविजन बनाए थे, पिछले साल की बैलेंस शीट में अगर प्रोविजन बनाए थे और टैक्स पे नहीं किए थे तो क्या प्रोविजन शो होगा पिछले साल का? पिछले साल की बैलेंस शीट में होगा ना मेरे भाई शो। उसी को तो कह रहे हैं ना कि अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ब्लंटली दैट विल बी एक्सेप्टेड एज पेड इन दैट करंट ईयर। अब समझ में आया? ठीक है, हम ये कहने की कोशिश करते हैं, हम अभी पिछले साल वाली बात कर रहे हैं, करंट की बात नहीं, समझ गए? ठीक है, तो इतना तो निश्चित हो गया कि मान लो कि ऐसा था, ये हो गया मेरा CY करंट ईयर, ये हो गया मेरा PY प्रीवियस ईयर, यहाँ मेरा प्रोविजन 70,000 रुपए का था। हम अभी इस साल पे आए ही नहीं है, यहाँ की बात ही नहीं कर रहे हैं। ये पिछले साल 70,000 का प्रोविजन बनाया जाना क्या अनुमान लगाता है या क्या कहता है आपसे कि आपको क्या रहा होगा पिछले साल अंदेशा कि लगभग 70,000 रुपया मुझे क्या करना पड़ेगा? जब तक बोलोगे नहीं तब तक समझोगे नहीं, टैक्स का पे करना पड़ेगा। इसलिए आपने प्रोवाइड फॉर किया होगा ये 70,000। और अगर आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख के नहीं दिया है तो आप सिंपली इस चीज को अज्यूम करना आपकी मजबूरी है, ठीक है, कि ये 70,000 रुपया हम इस साल इनकम टैक्स पे किए होंगे। किस साल का? पिछले साल। ये बात ध्यान रखना, पिछले साल का किए हो। और जब ये पेमेंट किए होंगे 70,000 रुपए का तो कैश तुम्हारा क्या होगा? कब? हम ये एक्टिविटी अभी नहीं डिफाइन कर रहे हैं कि कौन सी, लेकिन कैश आउटफ्लो है ये। क्या ये बात समझ में आता है? सिंपल कैश आउटफ्लो है। अब देखते हैं कि किस एक्टिविटी का है।
ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा? क्या ये टैक्स किसी ऐसे काम की वजह से पे किया गया था क्या जिसमें हमने पैसा उठाया? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कौन सा एलिमेंट आता है? वो सारा एलिमेंट या जिसमें या तो हम पैसा उठाते हैं या उठाया हुआ पैसा पेमेंट करते हैं, यही होता है ना फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो क्या ये टैक्स शेयर्स के रेस करने पे पे किया गया है? क्या ये डीडीटी है? जो अभी उन्होंने पूछा गणपति ने, क्या ये डीडीटी है? नहीं, ये तो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स है ना, इनकम टैक्स, ठीक है। और प्रॉफिट कहां से जनरेट होता है? कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट होता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, क्या ये इन्वेस्टमेंट के वैल्यू के बढ़ने की वजह से कैपिटल गेन टैक्स है क्या? नहीं है ना, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के बढ़ने से अगर कैपिटल गेन टैक्स होता तो कहां जाता? इन्वेस्टिंग। सबको समझ में आ रहा है ये बात? अगर आप लैंड बेचते और 10 लाख का लैंड 16 लाख में बेचते और 60,000 रुपया मान लो अगर वहां पे टैक्स होगा तो बताओ वो कहां जाता? ठीक है, हमको लग रहा है कि समझ में आ रहा है। अगर आपने डीडीटी पे किया या सीबीटी पे किया तो वो कहां जाएगा? फाइनेंसिंग। देखो वो टैक्स लायबिलिटी इसलिए आई बिकॉज़ आपने डिविडेंड पे किया। ये टैक्स लायबिलिटी किस लिए है? बिकॉज़ आपने प्रॉफिट कमाया, एंड प्रॉफिट कमाना इज योर व्हाट एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहां तक समझ में आ रही है बात? बिल्कुल। तो अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी है तो आउटफ्लो भी कहां कमाना जाएगा? एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो अगर कुछ डिफाइंड ना हो तो प्रीवियस ईयर का बना हुआ प्रोविजन हमें मान लेना पड़ेगा कि दैट इज द एक्चुअल लायबिलिटी, और अपने को तो कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं ना, ठीक है। तो दिस विल बी ट्रीटेड एज द एक्चुअल लायबिलिटी एंड कंसीडर्ड एज पेड इन व्हाट ईयर? वेरी गुड, करंट ईयर, एंड इट इज एट कैश आउटफ्लो, इट इज अ कैश आउटफ्लो अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहां तक एडजस्ट हो गया माइंड? ठीक है, समझ आ गया? तो पिछले साल का तो मामला निपटा। अब आओ, अब तुम करंट ईयर में भी प्रोविजन बनाए हो, किस साल के लिए? इस साल का एंटीसिपेटेड प्रॉफिट को सोच करके प्रोवाइड फॉर किए होंगे कि मान लो कि हमको 70 लाख रुपए का आमदनी होगा तो 10% के हिसाब से हम 7 लाख का आमदनी होगा तो 10% के हिसाब से हम 7 लाख का बनाते हैं, या 8 लाख का, फिगर चेंज कर देते हैं। मान लो तुमने करंट ईयर का एंटीसिपेशन किया 80,000 रुपए का टैक्स का, ठीक है, चले आगे। ये एंटीसिपेशन किया तो तुमने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया, एंट्री बोलो, चलो एंट्री, ये प्रोविजन फॉर टैक्स बनाने का एंट्री बोलो। वेरी गुड, ठीक है। एसपीएल अकाउंट या बैलेंस इन एसपीएल अकाउंट डेबिट टू टैक्स, ठीक है। अब बेटा ये बताओ कि क्या करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर एंड पे इससे कोई कैश आउटफ्लो होगा? नहीं हो पाएगा सर। करंट ईयर एंड पे तो कोई कैश आउटफ्लो इस वाले से नहीं हो पाएगा, बिकॉज़ ये तो अभी भी एंटीसिपेटेड रह जाएगा 31 मार्च को भी, लेकिन इसने आपके प्रॉफिट को क्या कर दिया? तो बस जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के लिए जाएंगे तो इस वाले प्रोविजन को क्या करेंगे? ओके, पहला माथा पच्ची क्लियर हो गया, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप when you are being provided with two different provisions of two different years. One is the provision of the previous year that will be declared as paid and it will be used as the cash outflow in the operating activity, and one for the current year provision that will be added back into the profit to make with the profit before net profit before tax and extraordinary items, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी हो तो बताओ, समझ में आ गया विथ लॉजिक? ठीक है। इस वाले को क्यों नहीं पेड मान रहे हैं? अभी पे किए ही नहीं, क्योंकि अगर उसको पेड मान लेते तो फिर यही वाला पूरा वाला सिस्टम गड़बड़ा जाता। अगर ये सिस्टम समझ में आ गया तो ऑब्वियसली बात है ये वाला सिस्टम भी समझ में आ गया, क्लियर है? अच्छा, अब एक बात उठती है, ठीक है, बहुत छोटी सी बात उठती है कि करंट ईयर में मैंने कौन से ईयर वाला टैक्स पे किया? वेरी गुड, प्रीवियस ईयर वाला। और इसी करंट ईयर में अपने को एक चीज टैक्स का आ भी सकता है, बोलो क्या? नहीं, टैक्स से रिलेटेड रिफंड। अच्छा, वो रिफंड कौन से ईयर वाला होगा? पिछले के पिछले या और उससे पिछले, ठीक है। मतलब वो प्रीवियस ईयर से पहले वाला करस्पॉन्डिंग प्रीवियस ईयर होगा, उसी का ना रिफंड आएगा भाई।
क्योंकि प्रीवियस ईयर का तो टैक्स ही अभी पे किए है ना, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। तो अगर ये रिफंड आएगा तो जब ये पे हुआ था तो किस एक्टिविटी में माइनस हुआ रहा होगा, ऑपरेटिंग में माइनस हुआ होगा जब पे हुआ होगा। तो आज अगर रिफंड आ रहा है किसी भी वजह से आ रहा है, अपने को वजह में नहीं जाना है, ठीक है, अगर आज वो रिफंड आ रहा है तो इट इज मोस्ट लॉजिकल कि माइनस हमने कहां से किया था, ऑपरेटिंग से, तो आज आ रहा है तो प्लस भी कहां कर देंगे, ऑपरेटिंग, सिंपल सी बात है। या तो प्लस कर दो, और या नहीं तो अगर स्मार्ट वर्क करोगे तो आज वाले साल में जो पिछले साल का टैक्स पे करोगे, ठीक है, उसी में से उस फिगर को क्या कर देना, एडजस्ट कर देना। ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा लॉजिक कितना क्लियर हुआ। अगर तुम्हारा लॉजिक ऐसे क्लियर हुआ है कि पिछले साल वाले टैक्स को पूरा पे कर देंगे और रिफंड जो है उसको पूरा जोड़ देंगे, तो भाई ऐसे कर लो, कोई हाथ थोड़ी पकड़े हुए, ठीक है। और अगर तुम्हारा लॉजिक इस बात पे क्लियर हो गया कि भाई हम सीधे नेट ऑफ करके वो अमाउंट लिखेंगे, तो नेट ऑफ करके लिख लो। अगर मान लो कि पिछले से पिछले साल का 10,000 का रिफंड आया तो बोलो ना 70 माइनस करके 10 जोड़ देना या सीधे 60 माइनस कर देना, कोई दिक्कत है क्या इसको करने में? इसको करने में तो मुझे नहीं लगता कहीं किसी को परेशानी आने वाली है। यहाँ तक कंफर्टेबल है। चलो, तो इससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन देख, कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत पेशेंस से बनाना। आओ देखो, सोचो अपने मन में एक्टिविटीज को सोचो कि प्लस होगा कि माइनस होगा, उसके बाद आंसर चेक करेंगे। देखते जाओ क्योंकि सारा फिगर हम पढ़ा चुके हैं ऑलमोस्ट। यहीं पे डिस्कस कर लें, प्लस माइनस यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। सरप्लस का बैलेंस है ओपनिंग और ये है क्लोजिंग, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग हो जाएगा, ठीक है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग हो जाएगा। तो करंट ईयर कंट्रीब्यूशन, उसको करंट कहीं कहीं पे अगर सुनोगे ना तो करंट ईयर कंट्रीब्यूशन भी बोलता है, ठीक है। जो नेट प्रॉफिट होता है ना उसको एक स्पेशल नाम देता है करंट ईयर कंट्रीब्यूशन, बात समझ रहे हो? तो करंट ईयर कंट्रीब्यूशन बता दो कितना है, 4,72,000, ठीक। ये दोनों का काम निकल गया। सर ऐसे ही क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा क्या? ऑलमोस्ट इसी तरीके से क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा, ठीक है। दिमाग, और ये सब पता है कब करोगे, ये सब 15 मिनट का जो टाइम मिलेगा उस टाइम में करोगे, ठीक है। प्लस माइनस करके ब्रैकेट में छोटा छोटा लिख करके रख लोगे कि भाई सब, फिर उस टाइम दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो? अब आगे इसमें प्लस माइनस लिख के रखने में कौन नहीं देख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। अब देखो ट्रांसफर किया था हमने डीआरआर में, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए इस रिजर्व को हम क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। इतना सा तुम अभी क्वेश्चन पेपर पे लिख लोगे तो कौन देख लेगा, ठीक है। अगला, प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 19, बोलोगे क्या करोगे, क्या सोच के प्लस करोगे, क्योंकि पिछले साल का प्रपोज्ड डिविडेंड है, हम मानेंगे कि इस साल डिक्लेयर होकर फाइनल हुआ होगा, हमने प्रोविजन बनाया होगा, तो हमने जो प्रोविजन बनाया होगा तो प्रॉफिट घटा होगा तो हम उसको प्लस कर रहे हैं, और फिर बाद में जाके फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इतने अमाउंट को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन एक बात और चेक करेंगे, डिविडेंड पेबल तो नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो आप इसमें हम आपकी यही सहायता कर सकते हैं कि पिछले वाला ट्रीटमेंट हम आपको हर दिन क्या करा सकते हैं, रिवाइज करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद तो आपको पेपर के टाइम रखना पड़ेगा, ठीक है, लॉजिक के साथ, ठीक है, बिकॉज लॉजिक अगर गड़बड़ाया तो फिर दिक्कत में पड़ जाएंगे। अब इंटरिम डिविडेंड सब बच्चे जानते हैं क्या करते हैं, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड के लिए आपने प्रोविजन बनाया होगा, प्रॉफिट में इसको ऐड बैक करेंगे और फिर फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाकर के इसको क्या करेंगे, माइनस। तो अभी फिलहाल तो जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना है तो इसको तो अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे। आइए, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग, देखो ध्यान से, करेंट ईयर बताओ, माइनस करेंट ईयर का प्रोविजन है भाई, माइनस करेंगे, ये इसमें कोई कैश फ्लो तो ये हो ही नहीं रहा है, करेंट ईयर का प्रोविजन है ना, प्रीवियस ईयर का प्रोविजन थोड़ी है। बात नहीं समझ में आ रही है क्या? आपने ये करंट ईयर में प्रोविजन बनाया है तो इसमें आपके प्रॉफिट को क्या कर दिया होगा, रिड्यूस। क्या कोई एक्चुअल कैश फ्लो हुआ है, नहीं हुआ है, तो इसको आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और ये इनकम टैक्स पेड, इसको क्या करेंगे, अभी फिलहाल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालने में इसको कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, अभी फिलहाल इसको
ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में कुछ नहीं होगा, फिलहाल कुछ नहीं होगा। ये कहाँ माइनस होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी नीचे माइनस होगा। बात समझ में आ रहा है? आइए देखिए, कंफ्यूजन में अगर आप लोग हैं तो देखिए, हम समझाएंगे, आप कंफ्यूजन में बिल्कुल ना रहे। पहले जो आपका क्रिस्टल क्लियर है उसको ओके करते जाएं। पहला पॉइंट आपका क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा पॉइंट आपको क्लियर होगा। तीसरा पॉइंट डिविडेंड प्रपोज पिछले साल का आपको क्लियर होगा। इंटरिम डिविडेंड आपको क्लियर होगा। आप बोल रहे हैं कि प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करेंट ईयर, क्या इससे कोई इनिशियल आउटफ्लो हुआ? नहीं ना, लेकिन इसने आपके प्रॉफिट को क्या किया हुआ है? कम, इसीलिए इस वाले को मैंने क्या किया? ऐड किया। लेकिन बेटा जो लास्ट में इनकम टैक्स पेड लिखा हुआ है उसके लिए प्रोविजन कब बना होगा? वो ये इनकम टैक्स पेड जो लिखा हुआ है ये क्या करेंट ईयर का इनकम टैक्स पेड है या पिछले साल वाला इनकम टैक्स पेड है? बिकॉज हम पे करेंट ईयर में कौन सा वाला इनकम टैक्स पे करते हैं? अच्छा, ये जो 2,16,000 का इनकम टैक्स हमने करेंट ईयर में पे किया है अनुज, इसका कब प्रोविजन बना होगा? पिछले साल। तो ये पिछले साल वाले सीएफएस के प्रॉफिट में क्या हो गया होगा? यहाँ पे तो ये सिंपली क्या है? दिस इज कैश यूज्ड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये यहाँ माइनस नहीं होगा, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ क्या निकालना सीख रहे हैं? अभी तो हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना सीख रहे हैं ना, ये पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं सीख रहे हैं ना अभी, ठीक है? तो अभी ये सिर्फ क्या हो जाएगा प्रॉफिट में? बस होगा क्या? कुछ नहीं होगा इसका, कुछ नहीं। ये डायरेक्टली लास्ट में जाकर के सिर्फ ऐसे लेस कर देंगे हम इसको, क्या? इनकम टैक्स पेड। ये आगे के प्रोसेस में लेस होगा, अभी लेस नहीं होगा। अभी प्रॉफिट डिटरमाइन करने में इसका कोई भी रोल नहीं है, फिलहाल इसका कोई भी रोल नहीं। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? चलिए एक और दो और क्वेश्चन देखेंगे, तब जाकर और क्लियर होगा। आइए देखा जाए, सबसे बड़ा खेल है इसका क्वेश्चन रीड करने का बेटा, सबसे बड़ा खेल। सीएफएस में अगर तुम क्वेश्चन रीड कर गए तो फिर भैया बना ही दोगे। देखो रीड करो, रीड किए रहोगे तो हम जो सवाल पूछेंगे हो सकता है वो तुमसे कनेक्ट हो जाएगा। विजिबिलिटी रहती है ना, पीछे से दिखता है सही से, मुझे लगता है कहीं ब्लर ना दिखता। चलो हम सवाल करते हैं। अपने को इससे कोई मतलब अभी फिलहाल रखने का है? कोई मतलब नहीं इससे, बहुत मतलब है, स्टार्टिंग पॉइंट तो यही है, ठीक है? लेकिन इस पे भी एक बात होती है, अब बताना कि क्या आंख बंद करके इसको उठा के लेके चल दें? नहीं, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ एसपीएल का बैलेंस शीट थोड़ी होता है। बोलो गणपति, और क्या क्या हो सकता है रिजर्व एंड सरप्लस? सिक्योरिटी प्रीमियम हो सकता है, डीआरआर हो सकता है, जनरल रिजर्व हो सकता है, जितने रिजर्व एंड सरप्लस है सब तो कहाँ हो सकते हैं? तो इसका मतलब मुझे क्या देखना पड़ेगा? नो, नहीं समझ में आ रहा है? देखते नहीं, मतलब कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए हमको लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है। तो देखें कि कुछ नोट्स दिया हुआ है क्या, लंबा चौड़ा दिया हुआ है, ठीक है? तो मतलब नोट देखना पड़ेगा। अभी चलते हैं, फिर ऊपर चलते हैं। सब क्वेश्चन सीखने का खेल है बाबू, ठीक है? ये समझ में आ गया? मतलब यहाँ हम लोग नोट देख के डिफाइन कर लेंगे कि रिजर्व एंड सरप्लस कितना मूव हुआ है, कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है? आगे चलते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में भी अपने को चेक करना पड़ेगा, ठीक है? अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन होता और यहाँ कुछ फिगर चेंज होती तो भी आपको चेक नहीं, चलो ठीक है, अभी फिलहाल लॉन्ग टर्म बोरोइंग से अपने को कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर ये कंप्लीट सीएफएस का क्वेश्चन होता तो यू शुड हैव टू चेक कि इसके पीछे क्या है अभी। फिर आगे आता है अपना ट्रेड पेबल्स वगैरह, ठीक है? और नीचे है अपने पास में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है? इसको चेक करना पड़ेगा, आओ चेक करते हैं। तो इसके बाद ही क्वेश्चन अपने को लिखा होगा। बाकी एसेट्स है, एसेट्स में कोई नोट नहीं है तो अपन को कोई दिक्कत नहीं है। आइए नोट देखिए जरा,
चेक कीजिए नोट। इक्विटी से अपने को कोई लेना देना नहीं है, प्रेफरेंस से अपने को कोई लेना देना नहीं है, कुछ चेंज बांच हुआ नहीं है, यहां लेना देना है। दिस इज द थिंग। और इसमें तीनों को ध्यान से देखना, तीनों को ध्यान से देखना। क्यों? क्यों? क्योंकि प्रोविजन बन, सॉरी, रिजर्व बन भी सकता है और रिजर्व टूट भी सकता है। क्लियर है? और रिजर्व बनेगा तो कहां से बनेगा? एसपीएल से बनेगा। तो पहला रिजर्व चेक करो, देखो कौन सा रिजर्व? 210 से कितना बढ़ा है? 275। बोलो बेटा। वेरी गुड। 65 प्लस हुआ है। क्या ये एक डिटरमिनेशन आइटम है? क्या ये एक डिटरमाइनिंग आइटम है अभी हमारे लिए? यस, इट इज अ डिटरमाइनिंग आइटम। ठीक है, इससे मेरा एसपीएल का बैलेंस क्या हुआ होगा? कम हुआ होगा। हम अभी फिलहाल इसको यूज करके एसपीएल के बैलेंस को क्या करेंगे? देखो इतना इतना तुमको रीड करने आना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व प्लस, वेरी गुड। और यहाँ कंट्रीब्यूशन आफ्टर एप्रोप्रिएशंस। कंट्रीब्यूशन देखो मैं वर्ड क्या क्या यूज कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन आफ्टर एप्रोप्रिएशंस कितना है? 60,000। तो 60,000 और प्लस तुमने बोला कि भैया इसको भी यहाँ प्लस कीजिए और इसको भी यहाँ प्लस कीजिए। ठीक है, एक जगह से तुम्हारा कितना काम निकला? 3 काम। ठीक है, समझ आ रहा है? ऑनलाइन बच्चे समझ में आ रहा है सबको, जो लोग भी कनेक्टेड है? कनेक्ट नहीं है? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आती। सर आपका यूएसबी वाला कनेक्टेड है। अरे पहले बोलना चाहिए। अब वॉइस आ रही है बेटा? बस इसको सेट करो। अब वॉइस आ रही है? अच्छा, आपने पहले क्यों नहीं बोला बेटा कि वॉइस नहीं आ रही है? कोई मैसेज मेरे पास व्हाट्सएप भी नहीं किया किसी ने। चलिए ठीक है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आइए तो यहां से हम लोग 3 एडजस्टमेंट पकड़े। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में अपने को क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स पिछले साल कितना था? 1 लाख। मतलब ये हम लोग मान के चलेंगे कि इस साल क्या हो गया होगा? पे हो गया होगा। और करंट में हमने कितना प्रोविजन बनाया? 1.5 लाख। मतलब दिस हैज बीन एप्रोप्रिएटेड फ्रॉम इस दिस ईयर्स प्रॉफिट एसपीएल से। ठीक है, तो इसके इफेक्ट को हम क्या करेंगे? नलिफाई करेंगे। ठीक है, अब आंसर चेक करते हैं। क्या बाबू? अच्छा, प्रपोज डिविडेंड भी दिया हुआ है क्या? आई ठीक है, आई बोलता है प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 एंड 19। तो भाई 20 वाला तो कोई काम का नहीं है, 19 वाला काम का है। आप ट्रीटमेंट बताइए। पहले इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अभी फिलहाल तो इसको बस प्लस करके छोड़ देंगे, लेकिन आगे आने वाली एक्टिविटीज में जब हम कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी से क्या करेंगे? माइनस भी करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आप इसका आंसर एक बार खुद से चेक कर लीजिए कि हम लोगों ने जो एडजस्टमेंट पढ़ा था उसमें कहीं कुछ इधर उधर तो नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी बेटा, हाँ, अभी आ रहे हैं। अभी आपको क्या लग रहा है कि प्रोविजन आपको ऐसे ही छोड़ देगा? प्रोविजन तो अभी आपकी कहाँ खेल लेगा, अभी तो बिगिनिंग है। ठीक है,
अभी आपको पूरा प्रोविजन का लेजर बनाना पड़ेगा, करेंट ईयर का प्रोविजन मेड, करेंट ईयर का टैक्स पेड, सब निकालना पड़ेगा। हाँ जी सर, कहाँ हैं आप अभी? 3 एडजस्टमेंट, ठीक है, 3 एडजस्टमेंट में से कोई 2 एडजस्टमेंट आना तो पत्थर की लकीर है। पहला डेप्रिसिएशन, दूसरा प्रोपोज डिविडेंड और तीसरा प्रोविजन। इन 3 में से तो आप मान के चलिए कि 2 छप चुका आपके पेपर में। क्या हुआ? एक नहीं पढ़े आप? हाँ एक प्रोविजन, हाँ प्रोविजन नहीं पढ़े, मतलब हाँ वो वाला प्रोपोज डिविडेंड आप पढ़ ली, प्रोपोज डिविडेंड आप पढ़ ली। आजकल बच्चे लोग बड़ा ज्यादा टेंशन में, सब एक दूसरे को एकदम। बोलिए भाई, यहाँ तक कोई परेशानी? ठीक है, इसका एडजस्टमेंट जो किया गया वो आपको समझ आ गया? एडजस्टमेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अभी हम प्रोविजन को समझिए तो स्टार्ट भी नहीं किए, ठीक है, क्योंकि अभी प्रोविजन का सबसे आसान काम चल रहा था। पिछले साल का प्रोविजन दिया हुआ है, करेंट ईयर का प्रोविजन दिया हुआ है, अभी इसमें बहुत सारी बातें और हैं। चलिए ये वाला इलस्ट्रेशन देखिए। यहाँ पे भी आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना है। पहले देखने एक बार क्वेश्चन कंप्लीट है या नहीं। हाँ ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट है। आइए चेक कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस का क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, यहां से कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा, ठीक है, कितना? 68,000। चलिए, डिविडेंड पेड, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, बस यही आपको करना है। इंटरिम, वेरी गुड। अब अरे साइड हट, पूरे साइड हट गए। क्या? कौन सा वन? रिफंड ऑफ टैक्स। क्या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में इसका यूज होगा? अच्छा चलिए, रिफंड ऑफ टैक्स को 2 मिनट के लिए छोड़िए, उसके नीचे वाले दोनों पॉइंट देखिए तो जरा। हाँ अच्छा, अब बताइए, लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर इज व्हाट? एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम या एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस? तो क्या ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में क्लासिफाई होगा? आइटम में क्लासिफाई होगा ना। उसके बाद अपन देख लेंगे कि इसको प्लस करना है कि माइनस करना है। पहले ये बताओ कि क्या ये ईओआई है? ठीक है, क्या ईओआई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम? ठीक है, क्या ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है? ठीक है, क्या ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है? बिल्कुल, ये दोनों एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। हमें प्रॉफिट कौन सा चाहिए, बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम या आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम? बिफोर, मतलब इनके जो भी ट्रीटमेंट हुए होंगे उसको अपन को क्या करना पड़ेगा? नलीफाई, मतलब रिवर्स कर देना पड़ेगा। इतना समझ में आता है? चलो तो अब हम लोग आंसर देखते हैं। लीजिए भाई साहब, आपने जो बोला था एकदम 100% सटीक बोला था, ठीक है। सब आप ही लोगों ने प्लस माइनस बोला था, कोई दिक्कत? एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाला देख लीजिए, जो डेबिट किया था आपने एक्सपेंस को, जो लॉस था उसको आपने ऐड करके नलीफाई कर दिया, और जो इनकम जो रिकवर हुआ था आपका इंश्योरेंस क्लेम, उसको आपने लेस करके नलीफाई कर दिया। बोलो भाई, रिफंड ऑफ टैक्स, हमको पता था, ई पॉइंट तो पूछा ही जाएगा। रिफंड ऑफ टैक्स क्या हुआ? ये पिछले साल का पैसा आया होगा, ठीक है, आया होगा। तो ये रिफंड ऑफ टैक्स जो है ना बेटा, ये आपके लिए क्या है पता है? जो कि ईओआई के अंदर क्लासिफाई हो जाता है तब जब यहां पे कोई टैक्स पेड नहीं लिखा हो, ठीक है। अगर टैक्स पेड लिखा होता ना तो फिर ये यहां लिस्ट नहीं होता,
इसको क्या करते हैं, टैक्स पेड के अमाउंट में से क्या कर देते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। इफेक्ट यही होता है, बात समझ में आ रहा है, इफेक्ट यही होता है। क्लियर? कौन सा वाला बेटा? ईओआई वाला मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, मतलब जो आपका ऑपरेशनल आइटम नहीं है, ऑपरेटिंग आइटम समझते थे। रिफंड ऑफ टैक्स में क्या पूछ रहे? हाँ, क्योंकि अगर यहाँ पे टैक्स पेड का अमाउंट रहता, PAID पेड, तो हम पेड से इस अमाउंट को क्या कर लेते, सेट ऑफ कर देते, जो अभी यहाँ पे बताए थे। ठीक है कि 70,000 पे करना है, 10,000 का रिफंड है, तो उसको हम क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि टैक्स पेड नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए इस आइटम को हम कहाँ एडजस्ट कर रहे हैं, एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम समझ के। और ये ऐसे में रिफंड आया होगा ना, तो क्या एंट्री हुई होगी पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू PNL, SPL, हाँ वो SPL, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू SPL डायरेक्ट। और SPL के किस साइड, अगर नॉर्मल ट्रेडिंग और PNL अकाउंट बनाए तो यहाँ GP ट्रांसफर हुआ होगा, ठीक है, और यहाँ आया होगा बाई रिफंड ऑफ IT, समझ रहे हो? तो ये प्रॉफिट को इन्फ्लेट किया होगा कि नहीं किया होगा? ठीक है, अगर यहाँ पे इनकम टैक्स लिखा रहता तो ठीक है, यहाँ पे तो है नहीं ये चीज, तो ये प्रॉफिट को क्या कर रखा है, इन्फ्लेट कर रखा है। समझ आ रहा है सबको? तो इसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए क्या कर दिया हमने, अगर वहाँ पे इनकम टैक्स पेड लिखा रहता तो वो क्रेडिट साइड डेबिट से जाके माइनस हो जाता। बिल्कुल, यहाँ पे नहीं आता, तो सभी लोग कह रहे कि एडजस्ट हो जाता है। चलिए, ये इलस्ट्रेशन में कंफर्टेबल हैं आप? ठीक है, ईओआई खुद ब खुद पहचान में आ जाता है कि वो ईओआई है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। ठीक है, जैसे क्या, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड चीजें, लॉस से रिलेटेड चीजें, स्टॉक के वैल्यू से रिलेटेड चीजें, वो सारी चीजें कहाँ आ जाती हैं, ईओआई में आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये सब आपको मतलब कि ये श्योरिटी देगा कि हाँ भाई हम सीख रहे हैं। आई सेम ही क्वेश्चन रिपीट कर दिया था। अच्छा, दूसरा है, हाँ थोड़ा सा अंतर है, बाकी और कुछ अंतर नहीं, आप समझ गए क्या अंतर है। ठीक है, क्या अंतर है, लॉस है तो कैश कंट्रीब्यूशन यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 336 प्लस 436 हो जाएगा। बाकी तो क्वेश्चन देख लीजिए, बाकी तो हमको लग रहा है कि सब सेम है। ठीक है, बढ़े आगे, एक मिनट देख लीजिए। अभी हम प्रोविजन पे ऑफ टैक्स के सिर्फ 2 आइटम से आपको डील कराए हैं, जब सिर्फ क्या दिया हुआ है, 2 सालों का प्रोविजन। ठीक है, पिछले साल वाले को करंट ईयर में पेड मान लेना है और इस साल वाले प्रोविजन को नेट प्रॉफिट में क्या कर देना है, एडजस्ट। इसमें हम डिस्कस नहीं करें ना, ये तो ठीक है ना, समझ आ रहा है ना? ठीक, अब आ जाइए, कुछ हो रही है। क्या हुआ? चलिए, आइए अब हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में स्टेप नंबर 2 पे चले। स्टेप नंबर 1 क्या था? स्टेप नंबर 1 था टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसके अंदर हम लोगों ने ओवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कितनी चीजों को पढ़ा? 2 चीजों, एक प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट करना और दूसरा अभी प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, हाँ, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग और क्लोजिंग समझते हैं ना, पिछले साल वाला प्रोविजन क्या हो जाएगा, ओपनिंग, और इस साल वाला प्रोविजन क्या हो जाएगा, क्लोजिंग। अब हम लोगों को कुछ और बातें करनी है। बोलता है नॉन कैश एक्सपेंस।
ठीक है। नॉन कैश एक्सपेंस, क्या ये पीएनएल में डेबिट हुए होंगे? तो क्या नेट प्रॉफिट जो आया होगा उसमें ये डेबिटेड रहे होंगे? तो इनके इफेक्ट को हमें फिर से क्या करना पड़ेगा? नलिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज इनमें कहीं भी कैश का मूवमेंट हुआ होगा क्या, लेकिन प्रॉफिट तो इनसे क्या हो गया होगा? डिफ्लेट। तो इनके इफेक्ट को हटाने के लिए इनको हमें क्या करना पड़ेगा? एड बैक। नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर एडेड टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बिकॉज दे डू नॉट रिजल्ट इन पेमेंट ऑफ कैश। मतलब पहला काम हमने क्या किया? फर्स्ट हमने निकाला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई, और अब यहां पे हम इसके अंदर नॉन कैश एक्सपेंस को क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। कोई दिक्कत? तो नॉन कैश एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? डेप्रिसिएशन हो गया, एमोर्टाइजेशन हो गया, और बताइए, और प्रोविजंस को राइट ऑफ करना हो गया, ठीक है, या प्रोविजंस बनाना हो गया। ये सारी चीजें आपकी कहाँ आ जाती हैं? ठीक है, हाँ, ये सारी चीजें आपकी कहाँ आ जाती हैं? नॉन कैश एक्सपेंसेस में। तो नॉन कैश एक्सपेंसेस को फिर से आप क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट में क्या करेंगे? एड बैक करेंगे। क्लियर? आगे आप बात करते हैं, एक स्पेशल आइटम की बात करता है। ये स्पेशल आइटम क्या है? ये स्पेशल आइटम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल के साथ दो खेल हो सकता है। पहला खेल, बताइए क्या हुआ? गुडविल बढ़ गया, कितना? प्लस 50,000। आपको पता है सिर्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में हम लोग लिखते हैं, तो कौन से गुडविल को लिखते हैं? और गुडविल को परचेज किए होंगे तो कैश क्या हुआ होगा? गया होगा। कौन सी एक्टिविटी है? ना, बिल्कुल भी ना। ठीक है, गुडविल आपका फिक्स्ड एसेट है बेटा, ठीक है, तो एक्टिविटी क्या हो गई? इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होगा तो भैया ऑपरेटिंग से कोई मतलब ही नहीं है, कोई दिक्कत इसको समझने में। लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा, एमोर्टाइजेशन, ठीक है, एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन का मतलब राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब क्या यूज हुआ? राइट ऑफ का मतलब क्या यूज हुआ? प्रॉफिट। कैसे राइट ऑफ करोगे? एंट्री बोलो। पीएनएल एसपीएल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्या हो गया? बंद हो गया क्या? चल, ठीक है, तो क्या एंट्री होगी? एसपीएल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो बस यही दो एंट्री यहां समझाई गई होगी। देखते हैं, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ गुडविल, जिसका एग्जांपल वहां दिया हुआ है। ठीक है, वैल्यू ऑफ गुडविल क्या हो रही है? प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में डिक्रीज हो रही है। ठीक है, बिटवीन टू अकाउंटिंग ईयर्स मींस गुडविल इज रिटन ऑफ और amortized. Amortization of goodwill is added to net profit before tax and extraordinary item while calculating cash flow from operating activities. बोलो, is it a non cash expense? क्या ये नॉन कैश एक्सपेंस है? गुडविल का amortization? Yes, it is a non cash expense. एंट्री क्या हो रही है? एसपीएल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कहीं भी कैश इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन एसपीएल का बैलेंस क्या हो जा रहा है? हम उसको क्या करेंगे? ठीक है, कोई चक्कर इसमें नहीं है। आगे, लेकिन अगर आपकी गुडविल की वैल्यू बढ़ती है तो परचेज ऑफ गुडविल और इट इज कंसीडर्ड एज अ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, और वो एक्टिविटी कहां क्लासिफाई हो जाएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो फिर ऑपरेटिंग में उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। बोलिए, ठीक हो गया भैया? गुडविल समझ में आ गया? तो गुडविल के अंदर भी कितना एडजस्टमेंट हो सकता है? चेक करना पड़ेगा कि भैया गुडविल बढ़ रहा है कि गुडविल घट रहा है। अगर गुडविल घट रहा है तो वो ऑपरेटिंग के अंदर आएगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को निकालते टाइम प्रॉफिट को क्या कर देगा? बढ़ाएगा। लेकिन अगर गुडविल घट रहा है, सॉरी, गुडविल अगर बढ़ रहा है तो वो कहां जाएगा? गुडविल अगर बढ़ रहा है करंट ईयर में तो वो कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग। क्या हो रहा है बेटा? क्या हो गया? देखो देखो, नहीं हुआ।
कर दो एडमिट जो भी बच्चे आ रहे हैं। एक तो पता नहीं बच्चे घर से क्यों क्लास कर रहे हैं, हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा। जब सारी चीजें सही है, जो आदमी एक दिन क्लास आ रहा है फिर उसको अगले दिन क्लास आने में क्या दिक्कत? या तो नहीं आओ। विशेष जी का लगता है लगाना पड़ेगा क्लास। सुबह में आएगा क्लास करने, जिसको दिक्कत होगा वो किसी टाइम नहीं आएगा क्लास करने। बंद कर देंगे कल से ये ऑप्शन, ज्यादा हमसे तेला वेला नहीं चलेगा। भैया मेरे पास नहीं है ऑनलाइन का फैसिलिटी, हो गया, पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना घरे बैठिए, सीधा होगा। जितना फैसिलिटी दीजिए, वो तो ऐसे भी क्लास नहीं कर रही। आई तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट? अगर प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में गुडविल बढ़ता है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के पार्ट में जाएगा। अगर प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में गुडविल कम हो जाता है, ठीक है, तो भाई वो एमोर्टाइजेशन के अंदर कंसीडर किया जाएगा और एसपीएल के बैलेंस को आपको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब एक एक करके फिर से सिलसिलेवार ढंग से आ जाइए। स्टेप नंबर 1, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना है हम लोगों को। वो निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया? वो निकालने के लिए हमने बहुत सारे अभी तक स्टेप्स देखे, जिसमें हमने स्टेप देखा प्रोपोज डिविडेंड का फाइनल होना, प्रीवियस ईयर का करंट ईयर का कोई काम नहीं होता है। इंटरिम डिविडेंड देखा हमने, ट्रांसफर टू रिजर्व देखा, प्रोविजन फॉर टैक्स देखा, गुडविल देखा, नॉन कैश एक्सपेंसेस देखे। ठीक है, अब नॉन कैश इनकम की बात हो रही है। अब इसको चेक करते हैं। नॉन कैश इनकम, नॉन कैश इनकम वो होते हैं जो आपके पीएनएल में क्रेडिट तो होते हैं लेकिन कोई कैश का मूवमेंट नहीं होता। देखिए बोलता है क्या क्या चीजें, तो जैसे एग्जांपल्स आर राइटिंग ऑफ अ लाइबिलिटी, डेट रिटर्न ऑफ, एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक। आप इससे सारी बात समझ सकते हैं। एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक क्या एंट्री होती है? अगर आपने प्रोविजन ज्यादा बना रखा है उसको कम करने के लिए क्या एंट्री होती है? प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू एसपीएल अकाउंट। ठीक है, तो एसपीएल क्रेडिट हुआ, इसका मतलब प्रॉफिट तो बढ़ा, लेकिन क्या कोई कैश का मूवमेंट हुआ? कोई कैश का मूवमेंट नहीं हुआ। तो ऐसी चीजें नॉन कैश इनकम कहलाती हैं। इनके इफेक्ट को हटाने के लिए आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी। क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट में से इसका उतने अमाउंट को क्या कर देना पड़ेगा? माइनस कर देना पड़ेगा, बिकॉज वहां पे कैश का कोई भी मूवमेंट। तो आपको समझ में आया? नॉन कैश एक्सपेंसेस प्रॉफिट में प्लस मार देने होंगे और नॉन कैश इनकम को प्रॉफिट में से क्या कर देना होगा? माइनस कर देना होगा, एडजस्ट हो जाएगा। चलिए, बोलता है नॉन कैश इनकम्स आर डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स बिकॉज दे डू नॉट रिजल्ट इन रिसीट ऑफ कैश। ठीक है, कंसेप्ट सब इजी है, लेकिन इतना सारा है कि आप उसमें करते हैं मुटअप हो जाएंगे। ठीक है, क्या नेटवर्क नहीं चल रहा है? अच्छा कोई बात नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड होने दो। ठीक है, रिकॉर्ड तो हो ही रहा होगा ना? हाँ रिकॉर्ड हो रहा होगा। नहीं रिकॉर्ड भी तो नहीं होगा ना, अभी नहीं रिकॉर्ड होगा ना। आवाज भी नहीं हो रहा। वाईफाई क्यों नहीं चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। इतना आधा घंटा इसी में लग जाता है कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। क्या क्या हो रहा हो सकता है मोबाइल का भी डेटा खत्म हो गया होगा सुबह से। रहने तो कोई दिक्कत नहीं, होता नहीं होता। आइए, इसके बाद आपके पास में दो और चीजें दी हुई हैं।
ठीक है, एक बोलता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और दूसरा बोलता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन। ठीक है, अभी इससे पहले नॉन कैश की बात कर रहा था। इन दोनों चीजों को आप सेम मत समझ लीजिएगा। उस टाइम आपसे जो अभी ऊपर हमने बात करी है नॉन कैश एक्सपेंस और नॉन कैश इनकम की बात करी है। अब जो बात हो रही है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस की हो रही है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन की हो रही है। देखिएगा, बोलता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड टू एसपीएल बट आर नॉट इनकर्ड ऑन ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज। तो अगर भाई वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आता है तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर क्लासिफाई होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। देखो जैसे बोलता है, एग्जांपल से समझो, जल्दी समझ में आएगा। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इंटरेस्ट है तो क्या एसपीएल में आएगा? एसपीएल में तो आया होगा, लेकिन क्या ये इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जाएगा? बताओ किस एक्टिविटी के? हाँ ठीक है। डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, ये एसपीएल से डेबिट तो हुआ होगा, लेकिन ये एसपीएल का आइटम नहीं है भाई साहब। बताओ ये भी कहाँ का आइटम है? फाइनेंसिंग, क्योंकि आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं तो आपको डिस्काउंट आए होंगे। बात समझ में आ रही? ठीक है। गुडविल और पेटेंट्स और कॉपीराइट एमोर्टाइज्ड, बोलो ये कहाँ का एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। गुड, इन्वेस्टिंग का एक्टिविटी है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कहाँ का एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कहाँ का एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग। तो ये सारा एक्टिविटी पीएनएल में डेबिट हो रखा है, लेकिन ये पीएनएल का आइटम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आइटम नहीं है। लेकिन इसी वजह से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लो को निकालते टाइम इसके इफेक्ट को भी हमको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। और कैसे हटाएंगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की एक्टिविटीज को, इसको प्लस कर देंगे। फिर आता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन। क्या ये बिजनेस की मेन एक्टिविटी से हुआ होगा? नहीं। तो ये फिर ऑपरेटिंग में ना क्लासिफाई होकर के कहां क्लासिफाई होगा? या तो इन्वेस्टिंग में क्लासिफाई होगा या तो फाइनेंसिंग में क्लासिफाई होगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल, गेन या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब आप इतना समझदार हो चुके हैं, आप तुरंत बोल देंगे कि कहां जाएगा ये? इन्वेस्टिंग। आगे बोलिए। इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट और रेंट और डिविडेंड रिसीव। अब देखो एक एक करके देखो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। रेंट, गुड। डिविडेंड रिसीव, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब आप समझ रहे हैं। तो इनकी जगह ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं है, इसीलिए नेट प्रॉफिट से ये वाले आइटम क्या किए जाएंगे? माइनस। और जो रिस्पेक्टिव आइटम है उस रिस्पेक्टिव एक्टिविटी में इनको क्या कर दिया जाएगा? डाल दिया जाएगा। डाल दिया जाएगा। ठीक है। अब यहां तक आपको हम एक बार कंफर्म कराएं, इनमें से आगे नहीं बढ़ेंगे, आप घबराइए नहीं। ठीक है। यहां तक आपको एक बार कंफर्मेशन दें कि आप समझे कि नहीं समझे सारी बातों को। अरे भैया इंपॉर्टेंट है तो उठा लीजिए। नहीं, अभी तक हम लोगों ने क्या बात करी? हमने बोला कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सबसे पहला पड़ाव निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और उस पड़ाव में सबसे पहला काम हमें करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालना है। उसको निकालने के लिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस से अपना काम चालू किया है और एडजस्टमेंट करना चालू किया है। जो एप्रोप्रिएशंस हुए हैं उन एप्रोप्रिएशंस को वापस से जोड़ा है। डिविडेंड के कुछ कामों को किया है, प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का, इस साल का इंटरिम डिविडेंड, ये वो दिस दैट। प्रोविजन के फॉर टैक्स के कुछ कामों को किया है, एप्रोप्रिएशंस को वापस से जोड़ा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को ट्रीट किया है। ठीक है। और इनकम टैक्स से रिलेटेड प्रोविजंस को हमने ट्रीट किया है, और हम पहुंच गए हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पे। वहां पहुंचने के बाद उसके बाद हमारे पास में चार चीजें और हमारा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। चार चीजें हैं हमारे पास जो कि पीएनएल के अंदर घुसी हुई हैं, लेकिन वो हमें चाहिए नहीं। उनमें से पहला दो चीज है
नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड नॉन कैश इनकम। नॉन कैश एक्सपेंसेस पीएनएल से डेबिटेड है लेकिन कैश मूवमेंट नहीं हुआ है, इसी वजह से प्रॉफिट को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस। नॉन कैश इनकम प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है लेकिन उससे कैश आया नहीं है, इसीलिए उसको प्रॉफिट से क्या करना पड़ेगा, माइनस। ये 2 हो गया। फिर नेक्स्ट बात आती है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में पैसा गया है लेकिन वो एक्टिविटी ऑपरेटिंग में क्लासिफाई होने की वाली नहीं है, इसी वजह से हमें प्रॉफिट में उसके किए गए बदलाव को, जो किया गया है हमने, उसको ठीक करना पड़ेगा। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हमें प्रॉफिट के अंदर क्या कर देना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा यहां ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, और वो जिस भी एक्टिविटी का होगा वहां पे ले जाकर के उसको हमें सपोर्ट कर देना पड़ेगा, वहां पे उसके काम को कर देना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन प्रॉफिट के अंदर जुड़ा तो हुआ है लेकिन ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। तो आप समझ रहे हैं बेटा बात, कि अगर ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट अगर आप 2 जगह से छोड़ दें तो फर्क नहीं पड़ेगा। समझे इस बात को, कि अगर मान लिया हमने यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मान लिया मेरे से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसमें था, किसमें था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में था, मेरे से वो ऑपरेटिंग में माइनस करना छूट जाए और दोबारा इन्वेस्टिंग में प्लस करना छूट जाए, तो क्या मेरे कैश फ्लो पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। इस बात को अगर आप समझ पा रहे होंगे तो समझ गए होंगे। ठीक है, लेकिन एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या है कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पीएनएल में जुड़ा हुआ है लेकिन उसकी वजह से ऑपरेशंस में कैश जनरेट नहीं हुआ है। कहां हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स में कैश जनरेट हुआ है। तो ऑपरेशंस में हम नेट प्रॉफिट से उसको क्या कर देते हैं, माइनस, और उसी अमाउंट को उठाते हम इन्वेस्टिंग में क्या कर देते हैं, प्लस। ठीक है, तो बतवा तो वही रहेगा लेकिन डिफरेंस आ जाएगा तनी में, और उसी डिफरेंस से आपको क्या मिलता है, नंबर। क्या ये बात समझ में आया कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन को क्यों माइनस करते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को क्यों प्लस करते हैं। ठीक है, बिकॉज ये ऑपरेटिंग का हिस्सा नहीं है। कहां का हिस्सा है, कहां का हिस्सा है, या तो इन्वेस्टिंग या तो फाइनेंसिंग का हिस्सा। ठीक है, तो यहां तक की बात हम लोग कर लिए हैं। इसके आगे हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज की बातें जो करेंगे वो कल करेंगे। ठीक है, अब इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, अब धीरे धीरे ये पकड़ में आएगा और बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। स्पेकुलेटिव एक्टिविटी नॉन ऑपरेटिंग है। ठीक है, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी अगर वो इन्वेस्टमेंट के नेचर का होगा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। ठीक है, अगर वो फाइनेंसिंग के नेचर का होगा तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब आप हमको स्पेकुलेटिव एक्टिविटी बताइए कि कौन सी वाली, तो हम उसको बता देंगे कि वो। ठीक है, आपको नेचर डिफाइन करना।